नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसके तहत अब प्रदेश सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम कर दिए जाएंगे। यही नहीं, रविवार के साथ बच्चों को महीने में 2 शनिवार की भी छुट्टी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई कराने के लिए शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसके आने के बाद यूपी के सभी स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम हो जाएंगे। इसके साथ ही महीने में रविवार के साथ 2 शनिवार की भी छुट्टी मिलेगी। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर 29 घंटे पढ़ाई कराई जाएगी। सभी स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई होगी और 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही क्लास लगेगी। यही नहीं, महीने में 2 शनिवार की छुट्टी रहेगी। ये शनिवार महीने का दूसरा और चौथा शनिवार हो सकता है। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले आम विषयों की कक्षाओं की समय सीमा को भी घटा दिया जाएगा। वर्तमान समय में आम विषयों की क्लास 45 मिनट की होती है, जिसकी समय विधि कम करके 35 मिनट कर दी जाएगी। वहीं प्रमुख विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, व्याकरण और हिंदी व्याकरण की क्लास 40 से 50 मिनट तक लगेगी। इसके साथ ही साल में 10 दिन विभिन्न तारीखों पर बच्चों को बिना स्कूली बैग के बुलाया जाएगा। इस दौरान शिक्षक उन्हें प्रैक्टिकल या मौखिक पढ़ाई कराएंगे और बच्चों के स्कूल के बस्ते से भी मुक्ति मिलेगी। जाहिर है कि पढ़ाई के घंटे कम होने से छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा। 13 सितंबर को यमुना प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे गए। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें से सबसे ज्यादा फायदा किसानों और आवंटियों को होने वाला है। बता दें कि यमुना प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ओटीएस स्कीम से लोगों को लाभ मिलेगा। फैसलों में एक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई है। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, औद्योगिक, मिश्रित, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप और वाणिज्य योजना में डिफॉल्टर की संख्या और डिफॉल्ट धनराशि की प्राप्ति के लिए एक बार फिर से ओटीएस योजना लाई गई है। यह योजना 1 अक्टूबर से 1 महीने के लिए लागू रहेगी। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के 31 अगस्त तक कुल राजस्व प्राप्तियां 708.02 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के 31 अगस्त तक प्राधिकरण की कुल राजस्व प्राप्तियां 773.54 करोड़ रुपए रही। प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में प्रचलित ई ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त करते हुए 4000 वर्ग मीटर तक का आवंटन पूर्व की भांति लॉटरी से किया जाएगा। मिल्क बूथ, वेजिटेबल बूथ, विश्वविद्यालय और धार्मिक स्थल को ई ऑक्शन से बाहर कर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। जनहित में अन्य संस्थागत उपयोग के भूखंडों जैसे अनाथालय, विधवा आश्रम और ओल्ड एज होम के संबंध में गहन स्टडी कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और बहेड़ी विधायक अताउर रहमान निकाय चुनाव से जुड़े एक मामले में बुरे फंस गए हैं। पुलिस ने अताउर रहमान और पूर्व चेयरमैन अंजुम रशीद सहित 5 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर दर्ज किया गया है। पूर्व चेयरमैन फैजुल अजीम के पति नसीम अहमद ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि निकाय चुनाव के दौरान 3 महीने पहले एक व्यक्ति हथियार लेकर जान से मारने की नीयत से उनके घर में घुस आया था। उस समय एक आरोपी शहजाद पुत्र दिलशाद निवासी सकलैन नगर उनके समर्थकों ने पकड़ लिया था, जबकि एक अन्य व्यक्ति तारिक लाड़ी मौके से भागने में कामयाब हो गया था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने शहजाद से पूछताछ करके एक वीडियो भी बनवा लिया था, जिसमें शहजाद ने बताया कि वर्तमान विधायक अताउर रहमान और पूर्व चेयरमैन अंजुम रशीद ने उसे जान से मारने के लिए इमरान से रुपए दिलवाए हैं। बहेड़ी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, तारिक लाड़ी, शहजाद, अंजुम रशीद, इमरान अकेला पर आईपीसी की धारा 452, 506, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले पर सपा के महासचिव और बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने बताया कि मामला चेयरमैन चुनाव के दौरान का है। उस दौरान वह अपने प्रत्याशी उजमा रशीद का चुनाव लड़वा रहे थे।
इनका चुनाव शहजाद नाम का लड़का लड़ा रहा था। इस दौरान कोई ऐसी बात हुई कि उनके साथ इन लोगों ने मारपीट करके उसे डरा धमकाकर उसकी एक वीडियो भी बनवा ली और ब्लैकमेलिंग करते हुए यह वीडियो में बुलवाया गया कि उन्हें मारने के लिए उसे अताउर रहमान और अंजुम रशीद ने भेजा है। वह शहजाद को जानते भी नहीं हैं, वह हमारी पार्टी में भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। मुझे तो पत्रकारों से पता लगा जब वो मेरा वर्जन लेना चाह रहे थे, तो मैंने सब पता किया। तो इलेक्शन जब चेयरमैनी का हो रहा था उस टाइम का एक मामला है। नसीम अहमद जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे थे, चेयरमैन उनकी पत्नी रही हैं, और हमारे समर्थित प्रत्याशी थे अंजुम रशीद, पूर्व चेयरमैन के पुत्रवधू। तो हम उन्हें लड़ा रहे थे। इनको एक शहजाद नाम का लड़का चुनाव लड़ा रहा था, और इनकी बीच में ही, इलेक्शन के बीच में इनकी उससे कोई वार्ता हुई। इन्होंने उसको बुलाया अपने घर, बहुत मारपीट करी, यहाँ तक कि करी उसे कपड़े तक उतार दिए, बहुत बेइज्जती करी, और उसके बाद उससे ब्लैकमेल करके डरा धमका के एक वीडियो बनवा ली कि मुझे नसीम अहमद और मुझे अताउर रहमान और अंजुम रशीद ने मारने के लिए भेजा है। जबकि मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी में कभी नहीं रहा, लेकिन पता किया तो वो बहुत गरीब आदमी है और बार्बर है, वो बाल काटने का काम करता है, तो वो दूसरे स्टेट में कहीं मजदूरी करता है। तो इन्होंने कल अधिकारियों को गुमराह करके एक मुकदमा का आदेश करा लिया और मुकदमा लिख गया। ये पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष की भावना से मुकदमा लिखवाया गया है। और क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि ये जीतते जा रहे हैं या इनके लोग जीतते जा रहे हैं, तो वो खामखा विद्वेष की भावना रखते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या लगता है इतने महीनों बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि नगर निगम चुनाव हुए कई महीने बीत चुके हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। 2 मई में उसने वीडियो बनवाई। तो अगर वो वीडियो सही थी, अगर कोई भेजा था किसी ने, तो उसी टाइम 2-4 दिन में अधिकारियों से मिलके मुकदमा भले ही ना लिखा जाता, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में आता, वो जांच कराते, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन उन्होंने सोचा जब सब भूल जाएं तब मैं गुमराह करके इसमें मुकदमा लिखवा सकता हूं, तो उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारी जब इसमें, ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन जब इसकी जांच पड़ताल करेगा, तो बिल्कुल निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है। आजम खां के घर पर देखिए, जो शहजाद नाम का आदमी है, वो नगर निगम चुनाव में जब ये यहाँ पर आया था और जान से मारने की वजह से इसके साथ जो है एक लड़का तारिक था, इसको जो है पैसा जो है मौजूदा विधायक अताउर रहमान और अंजुम रशीद, इनको ये चुनाव लड़ा रहे थे, इमरान के जरिए पैसा जो है उसे दिया गया। और जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ जो हमारे लोग थे उन्होंने उसे पकड़ लिया ना। उसी दिन जो है वो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो है चुनाव बिल्कुल 1-2 दिन पहले था। इस बात को वहाँ पे जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बात को दबा लिया कि इससे इलेक्शन में अगले दिन लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो जाए और कोई बात बढ़ ना जाए। तो ये बात मेरे संज्ञान में उसको बिल्कुल नहीं उन्होंने डाली। अभी कुछ दिन पहले जब ये ख़ास तरीके से जो जिला पंचायत के चुनाव होने वाले थे, तो इन्होंने फिर इसी आदमी से, इसने आके धमकी दी घर पे। तब जब जान से मारने की धमकी दी, तब बाकी जो लोग थे हमारे सपोर्टर, उन्होंने दिखाया कि ये पहले भी एक बार आया था हमला करने, तो हम लोगों ने इसे पकड़ लिया था और हमारे पास वीडियो है। लेकिन हमने हालात ख़राब ना हो जाए, चुनाव का माहौल ख़राब ना हो जाए, तो इन लोगों ने वो वीडियो तब दिखाई। तो ये जब दूसरी धमकी के बाद ये सब सामने सच आया, उसके बाद मैंने तहरीर दी बैरडी थाने में। लेकिन वो जो है फरार था, कोतवाल साहब ने कई बार बताया, और कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर किसी स्टेट में चला गया था। कई बार पुलिस ने उनके यहाँ दबिश भी दी। वहाँ जो ये शहजाद कई बार जेल जा चुका है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, और
जेल काटने के बाद उसके खिलाफ अब भी कई मुकदमे चल रहे हैं। साथ में जो दूसरा साथ आया तारिक, उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। तो ये लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनको इन मौजूदा विधायक का एक जो है शेल्टर प्राप्त था, इसलिए जो है मुझे डर था कि कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से मिला और यहाँ उच्च अधिकारियों ने मेरी बात को समझा और मेरी जान माल की हिफाजत के लिए उन्होंने इस मुकदमे को दर्ज कराया। यहाँ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि मौजूदा विधायक, इससे पहले यहाँ से पूर्व विधायक मंजूर अहमद हुआ करते थे, उनका जो मर्डर हुआ था उसमें भी मुख्य था, इन्हीं का नाम था। तो जो आदमी एक विधायक के ऊपर मतलब जो है इतना बड़ा उनका हत्या हो गई थी, तो ये आदमी कुछ भी करा सकता है। थाना क्षेत्र बहेड़ी में पूर्व चेयरमैन जो प्रत्याशी पति हैं नसीम अहमद, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था कि जो बहेड़ी के सिटिंग एमएलए हैं और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा अपने साथियों के साथ उनको मारने का षड्यंत्र किया गया और उनके घर पर मारने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था। इस संदर्भ में 5 लोगों के विरुद्ध जो है अभियोग आईपीसी की सम्यक धाराओं के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जो वीडियो उपलब्ध कराया गया है उसकी जांच कराई जा रही है। जो साक्ष्य है सभी संकलित करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अधिवक्ताओं के साथ होने वाले हिंसात्मक घटनाओं और मिथ्या आरोपों के मामले पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग को लेकर मंगलवार को छाता तहसील में वकील एक मंच पर दिखाई दिए। अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को योगी सरकार से जल्द लागू करने की मांग की है। इस दौरान सभी तहसील अधिवक्ताओं के द्वारा योगी सरकार से अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुखिया के नाम उप जिला अधिकारी छाता श्वेता सिंह को भी सौंपा गया है। अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी, सचिव विजय कुमार, एडवोकेट जितेंद्र कुमार, भारतीय एड सौरभ ने कहा कि लाखों अधिवक्ता तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक विधि व्यवसाय करते हैं। यह सभी अधिवक्ता अपने जीवन और परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और जनपद से लेकर तहसील स्तर तक सभी बार संघ लंबे समय से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग उठा रहे हैं, मगर अभी तक नतीजा शून्य पर आकर टिका है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 विधानसभा में लाया गया और विधेयक को विधानसभा में पारित कर राजस्थान के अधिवक्ताओं को संरक्षण देने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ताओं के हित में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए और पुलिस संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का लाया जाना बेहद जरूरी है। अधिवक्ता जो अन्याय के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं रहता, अगर वह स्वयं असुरक्षित रहेगा तो वह किस तरह से पीड़ितों को न्याय दिला पाएगा? अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए संरक्षक विधेयक पास किया जाना चाहिए। मथुरा के जयसिंहपुरा निकट माधव कुंज कॉलोनी के पंचमुखी शिव मंदिर में आज बड़ी धूमधाम से छठी रूप नंदोत्सव मनाया गया। मंदिर के महंत श्री शिवानंद गिरी जी महाराज ने नंद बाबा बनकर कॉलोनी के समस्त भक्तों को माखन मिश्री का प्रसाद और खिलौने, टॉफी, बिस्किट, बधाई आदि लुटाई गई। कॉलोनी के समस्त भक्तों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और माता बहनों ने खूब नाच गाया और साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी नृत्य रास किया। इस अवसर पर दीन में दीनानाथ संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष और आगरा मंडल के भारतीय मानव अधिकार परिषद के आगरा मंडल अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री भागवत आचार्य पधारे। उन्होंने भी छठी के दूध नंद उत्सव का आनंद लिया। पूरा प्रांगण नंदलाल के जयकारों से गूंज उठा। भक्त आनंद में झूमते हुए भी नजर आए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक बार फिर सनातन विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोला है। हिंदू धर्म के पक्ष में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी सनातनी हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जब तक यह दोनों महान विभूतियां देश में मौजूद हैं, तब तक सनातन धर्म का डंका यूं ही बजता रहेगा और सनातन धर्म की विजय पताका यूं ही लहराती रहेगी। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि महमूद गजनबी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब जैसे मुगल शासक आए और उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह खुद नष्ट हो गए। सनातन धर्म आज भी जीवित है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का स्टालिन और ना जाने कितने लोग सनातन धर्म के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं, जो कि बहुत दुखद है। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि जिस धर्म के प्रवर्तक स्वयं नारायण हो, तो उस धर्म को कौन नष्ट कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जो भी सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करेगा, उसको सनातनी हिंदू वोट नहीं देंगे और वह लोग ऐसे ही चुनाव में हारते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में वही जीतेगा जो जय श्री राम बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोलेगा, जो हमारे भगवान का नहीं, वह हमारे किसी काम का नहीं। अब हिंदू जा चुका है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों और सनातनी विरोधियों का महागठबंधन हो रहा है, जो आने वाले चुनाव में हारेगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सनातन धर्म पर विधर्मियों द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले पहले अंग्रेज आए, मुगल शासक आए, उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए, सनातनियों पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन कोई भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाया। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग न जाने कितने आए और कितने चले गए। ये INDIA जो गठबंधन बना है, वो विधर्मियों का, भ्रष्टाचारियों का और घोटालेबाजों का महागठबंधन है। योगी जी उज्जैन के मंदिर गए, महाकाल के दर्शन करने गए, इससे बहुत लोगों में हलचल मची हुई है। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो मठ और मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन जो दिखावा करते हैं, वो चुनाव के टाइम पर ही मंदिर जाते हैं और हिंदुओं के वोट लेने का काम करते हैं। सनातन धर्म में योगी और मोदी जी जब तक हैं, तब तक सनातन धर्म का डंका बजता रहेगा और सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग ऐसे ही बार बार चुनाव हारते रहेंगे। देश में सनातन धर्म के मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ईसाइयों का जो प्रवर्तक था वो ईसा था और इस्लाम धर्म का प्रवर्तक मोहम्मद था। सनातन धर्म के प्रवर्तक स्वयं नारायण हुए और नारायण भगवान का अवतार सबसे पहले हुआ था। हजारों वर्ष हो गए सनातन धर्म को आए। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना अंत है। सनातन धर्म की पताका ऐसे ही लहराती रहेगी, सनातन धर्म का डंका ऐसे ही बजता रहेगा और आने वाले चुनाव में जो हमारे भगवान का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे भगवान को मानेगा, हमारी सनातन धर्म को मानेगा। जो जय श्री राम कहेगा, जय श्री कृष्ण कहेगा, सभी सनातनी उसी को वोट देंगे। मथुरा के थाना सदर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम लेकर साइबर क्राइम अपराधियों ने एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि साबिर का कहना है कि थाना हाईवे स्थित इंडस्ट्री एरिया में वो लकड़ी टाल का व्यापार करता है। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल से फौजी की वर्दी पहने हुए उसके मोबाइल पर एक युवती फोन करके साबिर को एक ट्रॉली लकड़ी लाने को कहती है। ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी से लदी हुई उनके बताए हुए एड्रेस पर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर गेट नंबर 3 पर जब पहुंचती है, तभी साबिर ने उक्त मोबाइल नंबर पर फोन किया तो वहां सामने कोई भी नहीं आया। वहीं फोन करने पर पीड़ित को बार कोड भेजने को कहा गया, जिसके बाद बार कोड भेजने के बाद पीड़ित साबिर के अकाउंट से 24,400 रुपए कट गए। वहीं दोबारा कॉल करने पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया।
फ्रॉड लोगों के खिलाफ पीड़ित साबिर शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि इस तरह तेज गति से बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा किसी और गरीब के साथ यह धोखाधड़ी ना हो और उसका पेमेंट उसे वापस दिलवाया जाए। अब इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई खौफजदा है कि अब प्रदेश में बेलगाम अपराधी पुलिस और आर्मी की आड़ में गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता कैसे सुरक्षित है? सर, मेरा नाम साबिर है। मेरे पास आर्मी पब्लिक स्कूल से एक लेडीज़ पूजा शर्मा का फ़ोन आता है। वो मुझसे कुछ लकड़ी की डिमांड करती है कि हमें कुछ फौज के लिए लकड़ी चाहिए खाना बनाने के लिए। और तो मैंने पेमेंट की बात करी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी पेमेंट ऑन स्पॉट हो जाएगी, माल उतरेगा पेमेंट हो जाएगी और एक आध गाड़ी का पेमेंट और हम अधिक करा देंगे। जब मेरा माल पहुंचा तो वहाँ उल्टा मुझे पैसा देने के बजाय मुझसे अपने फौज की चेक द्वारा पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया गया। ये 2 लोग हैं सर, और ये आर्मी पब्लिक स्कूल की छवि को ख़राब करने में लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इतना बढ़िया स्कूल है, इसकी छवि को ख़राब होने से बचाएँ और मेरा पैसा वापस दिलवाने की कोशिश करें। सर, मैं बस प्रशासन से यही चाहता हूँ। मैं सीधा सच्चा गरीब आदमी अपने जैसा तैसा गुजर बसर कर रहा हूँ और मेरे साथ इन्होंने ऐसा फ्रॉड कराया था, मैं बड़ा परेशान हूँ। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालयों पर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी हापुड़ प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संलिप्त अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई न होने के कारण बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 3 बार एसोसिएशन तहसील हैदरगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा कलमबंद हड़ताल की गई और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला तहसील प्रांगण में उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ कार्यालय परिसर में गेट के सामने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं तहसील के सभी कार्यों का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। दूर दराज से बैनामा कराने आए लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। अधिवक्ताओं ने बताया कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाना, जिससे अधिवक्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। प्रदेश भर में जिन अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और हापुड़ में जिन पुलिस वालों द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया उन पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिया जाए। अधिवक्ताओं ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुतला दहन में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, एडवोकेट महामंत्री श्री कुंवर बहादुर यादव, सुरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष अंचल मिश्रा, यशकरण तिवारी, पूर्व महामंत्री हरिश्चंद्र सिंह, सुनील कुमार त्रिवेदी, संजय सिंह, विजयराज सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, बिज्जू, जीत बहादुर सिंह, सूरज कनौजिया, अनुराग बाजपेयी सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। बरेली के बिधरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव काशी धर्मपुर में बीती रात एक बुजुर्ग दुकानदार की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बुजुर्ग के साथ यह घटना तब हुई जब वह घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। तड़के सुबह जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक के सिर पर चोट का निशान है, जिससे आशंका इस बात की जताई जा रही है कि मृतक के सिर पर तेज धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई होगी। एसपी सिटी ने बताया कि जुहूर पुत्र कल्लू बख्श की बीती रात अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मृतक के सिर पर चोट का निशान पाया गया है। पुलिस ने परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, एक बिथरी चैनपुर के धर्मपुर में एक हत्या हुई है बुजुर्ग की, क्या मामला है? देखिए, थाना बिथरी चैनपुर स्थित काशी धर्मपुर एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की, जो कि 65 वर्ष का है, उसका शव बरामद हुआ है। और ये व्यक्ति अपनी ही दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर ही चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो ये प्रतीत हो रहा है कि इसकी सोते हुए ही किसी व्यक्ति ने इसके सर पर धारदार हथियार से वार किया है, जिससे इस व्यक्ति की शयनावस्था के दौरान मृत्यु हो गई है। और पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुछ परिवार वालों ने बताया किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी सर, किसी तरीके का कोई? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसमें लूटपाट या दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है।
लेकिन और भी कुछ तथ्य सामने आए जिन पर पुलिस काम कर रही है। एंटी नारकोटिक्स टीम और मांड थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर चरस तस्करी का पर्दाफाश करते हुए बाराबंकी के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनकी कार की तलाशी लेने पर 50 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी चरस को नेपाल से चंपारण बिहार के रास्ते भारत में लाए और दिल्ली हरियाणा में खपाने जा रहे थे। आरोपियों से देर रात तक मांड थाने में पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा को यूपी नंबर की सफेद कार से चरस तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर मांड पुलिस को यमुना एक्सप्रेस वे पर सक्रिय किया गया, जिसके बाद मांड थाना इंस्पेक्टर प्रमोद यादव ने पुलिस टीम के साथ एक्सप्रेस वे पर जगह जगह वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान सफेद रंग की कार यूपी 32 AFE 1775 को रुकवाया गया। इसमें 4 लोग सवार थे। चारों को कार से उतारकर पूछताछ शुरू कर दी गई। कार की तलाशी के दौरान पैकेट में भारी चरस बरामद की गई है, जिसका वजन 50 किलो बताया जा रहा था। वहीं आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहिद पुत्र मोहम्मद राशिद, नूर अहमद पुत्र मकसूद राजा, नूर आलम पुत्र सोहराब अहमद निवासीगण चमरोली दरियाबाद बाराबंकी और आबिद पुत्र जब्बीर अहमद निवासी टिकैत नगर बाराबंकी के तौर पर हुई है। इन्होंने बताया कि वे चरस को नेपाल से चंपारण बिहार के रास्ते भारत में लाकर लखनऊ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। इस माल को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में खपाने जा रहे थे। एसएसपी के अनुसार सभी ड्रग तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनसे गैंग सरगना और उनसे नेटवर्क के विषय में पूछताछ की जा रही है। आज ही सारे आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।